हेलो बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर एस विनायका और मेरा एक छोटा सा चैनल है ओपीएल कोटा के नाम से। जैसा कि हम तुम लोगों से कमिटमेंट किए थे कि हम लोग पूरा 12th का सिलेबस लाइव देखेंगे, यूट्यूब पर एक सिस्टमैटिक तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे, जिसका आज पहला लेक्चर होगा। तो हम चाहते हैं कि बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं और किस तरीके से 12th का पूरा तैयारी करते हैं इस पर हम लोग फोकस करते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं तो लेक्चर नंबर 1 जरूर लिखेंगे, ठीक है। और 12th में अगर तुम देखोगे तो मेनली दो पार्ट है, दो ही पार्ट मेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एक पार्ट है उसमें तुम देखोगे तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों एक ही किताब में दिया हुआ है। फिजिकल से केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं और इनऑर्गेनिक से 2 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें 3 है, एक तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन। इसमें है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, राइट। और एक पूरा सिलेबस हमारा है ऑर्गेनिक। और ऐसे भी 12th में सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो वह है ऑर्गेनिक से। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक का पोर्शन देखेंगे, ऑर्गेनिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग फिर फिजिकल का पोर्शन देखेंगे। कोई प्रॉब्लम? तो चलो हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक हेडिंग में डालते हैं और ऑर्गेनिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है जीओसी। जीओसी, जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक एक अपने आप में नया वर्ल्ड है। तो अगर तुमको ऑर्गेनिक सीखना है तो सबसे पहले तुमको ऑर्गेनिक के लैंग्वेज को सीखना होगा, ऑर्गेनिक के प्रोसेस को सीखना होगा। और वो प्रोसेस हमको कौन सिखाएगा? जीओसी। ये जीओसी हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, जीओसी 1 और जीओसी 2। क्लियर? उसके बाद सेकेंड आता है चैप्टर। जब जीओसी सीख जाएंगे तब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन। हालांकि हाइड्रोकार्बन 11 का चैप्टर है, लेकिन जानबूझ करके हाइड्रोकार्बन को हम 12th में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको पहले ही बताया कि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि जीओसी आएगा तो पूरा ऑर्गेनिक आएगा और जीओसी सीखेंगे तभी ये चैप्टर क्लियर होगा। तो हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर केवल 11 का है जिसको यहां रखते हैं ताकि बच्चे को और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद फिर चैप्टर होता है हेलो अल्केन। फोर्थ चैप्टर होता है अल्कोहल। अब देखो हेलो अल्केन में 2 चैप्टर है, हेलो अल्केन प्लस एरीन, लेकिन हम लोगों को मेनली हेलो अल्केन ही लिखेंगे। और एक होता है हेलो अरीन, राइट। तो हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। वैसे ही अल्कोहल प्लस फिनॉल प्लस ईथर, तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अल्कोहल। फिर एक चैप्टर है अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड एंड कीटोन एक चैप्टर है, लेकिन फिर इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, एनसीईआरटी रखता है। फिर उसके बाद चैप्टर आ जाएगा हमारा एमीन। और लास्ट चैप्टर होगा हमारा बायोमॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक में 12th में इतना चैप्टर पढ़ना है, यानी 11 का केवल एक नोमेनक्लेचर और एक आइसोमेरिज्म, 2 ही चैप्टर छोड़ रहे हैं, बाकी सारा चैप्टर तुम यहां पे प्रॉपर देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं जीओसी 1 पर, क्योंकि जब जीओसी 1 समझेंगे, क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग एंट्री लेंगे जीओसी 2 पर। जब जीओसी 2 क्लियर हो जाएगा, जीओसी आने लगेगा, तब हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन, अल्कोहल, इस तरीके से फिर प्रोसेस वाइज आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं लेक्चर नंबर 1, जो ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे जीओसी।
इसमें पढ़ेंगे GOC1। ठीक है, तो हेडिंग लिख सकते हो लेक्चर 1 GOC1। यहीं से हमारा क्लास शुरू हो गया। अब यहां से सिस्टमैटिक तरीके से पहले पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे। जब पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा तब हम लोग एंट्री लेंगे फिजिकल पर, फिर एंट्री लेंगे इनऑर्गेनिक पर। राइट, तो हम लोग आते हैं GOC1 लेक्चर 1। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूरी बात समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज GOC1, व्हाट इज GOC1, GOC1 होता क्या है। अब बहुत बच्चा ये नहीं समझ पाता कि हम GOC क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है। देखो, GOC इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या पढ़ना है, तो रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितना रिएक्शन होता है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 60 नेम रिएक्शन है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना, 60 नेम रिएक्शन पढ़ना है। ये नेम रिएक्शन हमको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम GOC पढ़ते हैं। GOC, अब उसमें GOC1 क्यों पढ़ते हैं, GOC1 क्या है, इसको पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे। तो कोई भी अगर रिएक्शन लोगे, कोई रिएक्शन, तो रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल पर, तो मॉलिक्यूल को देख करके हम ये समझेंगे कि ये किस किस तरह का रिएक्शन शो कर सकता है। और वही मॉलिक्यूल के बारे में समझने के लिए हम लोग GOC1 पढ़ते हैं। मतलब बेसिकली GOC1 हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए ताकि हमको मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी पता चले। और GOC2 क्यों पढ़ते हैं, ताकि मॉलिक्यूल का प्रोसेस पता चले। तो दो पार्ट में हुआ, पार्ट 1 मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी, पार्ट 2 मॉलिक्यूल का प्रोसेस। उसमें हम लोग तुम लोगों को बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज GOC1। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल, कि GOC1 एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बताओ ये किसका स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेगा, मॉलिक्यूल का। GOC1 अगर तुमको आता है तो तुम किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 ये है कि GOC1 को कितने पार्ट में पाया था, मतलब GOC1 में क्या पढ़ना है बेसिकली। तो GOC1 को व्हाट इज टाइप ऑफ GOC1, GOC1 के कितने टाइप हैं। तो GOC1 में केवल और केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो टाइप में पढ़ेंगे। दो टाइप में कौन कौन पढ़ेंगे, एक हम लोग GOC1 में पढ़ेंगे इफेक्ट के बारे में। GOC1 में क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट। अब क्या होता है इफेक्ट, अभी बताएंगे। एक पढ़ेंगे इफेक्ट के बारे में, और एक पढ़ेंगे इफेक्ट का एप्लीकेशन, बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट। मतलब GOC1 को कितने पार्ट में पढ़ेंगे, तो दो पार्ट में। कौन कौन, एक इफेक्ट पढ़ेंगे और एक उस इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। राइट। अब अगर हमको GOC1 सीखना है तो सबसे पहले GOC1 क्या बताएगा, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में। मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, इफेक्ट पर। तो दो पार्ट में सीखेंगे, पहले सीखेंगे इफेक्ट और फिर सीखेंगे उस इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो हम लोग अब हेडिंग डालते हैं व्हाट इज इफेक्ट। इतना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मेन हम लोगों का शुरू होता है इफेक्ट से। हेडिंग लिख लो इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या है, तो देखो इफेक्ट एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है। इफेक्ट एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है। इससे किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बताया जा सकता है। किसी भी, कोई मॉलिक्यूल दे दें, जैसे मान लो हम तुम्हारे पास बोले कि ये देखो CH3 प्लस है और ये CH3 CH2 प्लस है। हम तुमसे पूछे बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अगर तुमको इफेक्ट आते रहेगा तो तुम इसको बहुत आसानी से बता लोगे। कई बार बच्चा इसमें हो सकता है तुक्का लगा के बता दे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, हम कहें ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, पूछे बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। हम क्वेश्चन पूछे बताओ ये मॉलिक्यूल है,
और ये मॉलिक्यूल है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो बार बार हम क्या यूज कर रहे हैं? स्टेबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही बात चलता है, एक मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी और एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन। मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी अगर पता लगाना है तो उसके लिए हमको इफेक्ट पे आना पड़ेगा। अगर तुम इफेक्ट जानते रहोगे ये सारा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इफेक्ट। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट के बारे में कहा जाए तो सिंपल इतना कह सकते हैं कि इट इज ए कंसेप्ट by which we can explain about the stability of molecule। किसका स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे? मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी। और ये कैसा, ये है क्या इफेक्ट? तो बेसिकली इफेक्ट एक कंसेप्ट है, इट इज ए कंसेप्ट। क्लियर? अब ये इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? तो लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट। बताओ इफेक्ट कितने तरह के होते हैं? दो। पहला होता है परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा होता है टेम्पोररी इफेक्ट। बताओ इफेक्ट कितने तरह के? दो, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट मतलब हुआ ये तब तक लगेगा जब तक मॉलिक्यूल होगा। टेम्पोररी मतलब ये कुछ समय के लिए लगेगा। क्लियर? ऐसा इफेक्ट जो तब तक लगे जब तक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे तो उसको परमानेंट बोलेंगे। ऐसा इफेक्ट जो कुछ समय के लिए लगे तो उसको टेम्पोररी बोलेंगे। अब परमानेंट इफेक्ट के बारे में बात करो तो परमानेंट इफेक्ट कितने तरह के होते हैं? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट के टोटल कितने टाइप होते हैं? तीन, केवल तीन इफेक्ट है जो परमानेंट है। कौन कौन? पहला है रेजोनेंस, दूसरा है हाइपर कंजुगेशन। कई बार किताब में देखोगे तो रेजोनेंस के बाद इंडक्टिव लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। और तीसरा है इंडक्टिव। तीनों देखो तुम्हारे सामने है, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। ये तीनों इफेक्ट परमानेंट होते हैं। ये तीनों तब तक लगते हैं जब तक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और ये तीनों इफेक्ट से हम मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा इफेक्ट का नाम है टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो थोड़े समय के लिए कहीं लगता है, थोड़े समय के लिए, एट ए मोमेंट ऑफ टाइम लगता है। वो कंडीशन पर डिपेंड होता है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो जानेंगे। अभी बस लिख लेते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस इफेक्ट। कौन कौन? पहला इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमरिक, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट, और दूसरे इफेक्ट का नाम है इंडक्टोमरिक इफेक्ट। तो टेम्पोररी इफेक्ट दो तरह का और परमानेंट इफेक्ट तीन तरह का। और भी कुछ इफेक्ट होते हैं, सम अदर इफेक्ट, सम अदर इफेक्ट। तो आज पूरा बात हम लोग देखो इफेक्ट पे कर रहे हैं। इफेक्ट के बारे में एक लाइन पहले शुरू से पढ़ लें कि इफेक्ट क्या है। तो इफेक्ट से हम लोग मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। जब इफेक्ट सीख जाएंगे तो हम उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। यानी अगर तुमको कोई भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी चेक करना है तो तुमको सबसे पहले इफेक्ट पे आना होगा। फिर हम लोग अब बात किए कि इफेक्ट होता क्या है। तो ये केवल कंसेप्ट है जिससे मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। अब ये इफेक्ट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी।
परमानेंट इफेक्ट कौन कौन होगा? रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। यहीं पे एक और नाम आएगा जिसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक बेसिकली क्या है? रेजोनेंस और इंडक्टिव का एक कॉम्बाइंड फॉर्म है, बताएंगे उसके बारे में अलग से अभी। और उसके बाद टेम्पोररी इफेक्ट केवल दो होगा, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इसके अलावा जो भी इफेक्ट होते हैं वो किसी पार्टिकुलर कंडीशन में लगते हैं, जिसको हम लोग अलग से लिखते हैं कि सम अदर इफेक्ट। जैसे पहला है ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट, तीसरा है, देखो ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट हो गया, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट हो गया, तीसरा सॉल्वेंट इफेक्ट, चौथा बल्कि इफेक्ट। ये सब इफेक्ट किसी पार्टिकुलर केस में लगेंगे। अदरवाइज मेनली तुम्हारे पास परमानेंट इफेक्ट है और टेम्पोररी इफेक्ट है। लास्ट में हम लोग इस सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत? चलो, तो अगर तुम यहां तक सीख गए हो तो तुम देख रहे हो कि पहले हम लोग परमानेंट इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, और परमानेंट इफेक्ट में हम लोग सबसे पहले रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, राइट? तो हेडिंग डाल लो रेजोनेंस, इसको लिख सकते हो। अब हेडिंग लिखते हैं रेजोनेंस, हटा रहे हैं इसको। अब हम लोग लिखेंगे रेजोनेंस। बेसिकली यहीं से हम लोगों को पढ़ना है, व्हाट इज रेजोनेंस। अगर तुम फॉरेन राइटर का किताब पढ़ो, सोलोमन, मॉर्सन वर्ड, तो उसमें एक बड़ा ही अच्छा लाइन लिखता है कि रेजोनेंस इट इज ए थियरी। रेजोनेंस क्या है? ये एक थियरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल थियरी है, ओनली ऑन पेपर। जिसका बात हम लोग कहां करेंगे? केवल पेपर पर करेंगे। सोचो ये एक थियरी है जो केवल पेपर पर बात करेंगे, और अगर तुमको रेजोनेंस आता है तो 90% ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को तुम ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। यानी अगर तुमको ऑर्गेनिक सीखना है तो पहले तुमको रेजोनेंस अच्छे से आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि रेजोनेंस है क्या। तो पहले तो ये बता दिए कि रेजोनेंस एक थियरी है और ये केवल पेपर पर डिस्कस होगा। अब क्वेश्चन है कि रेजोनेंस होता कैसे है, इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो इसी पर हम लोग बात करते हैं। पहला लाइन लिखते हैं हम लोग कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का पहले कंडीशन देखो, कहां रेजोनेंस होगा और कहां रेजोनेंस नहीं होगा। किताब में देखोगे इसमें इतना सारा गलत लिखा रहता है, लिखता है रेजोनेंस करने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज चाहिए, रेजोनेंस करने के लिए सारे एटम एक प्लेन में होने चाहिए। तुमको ये सब कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। हम तुमको जो बात बताने जा रहे हैं, अगर तुम इस तरीके से रेजोनेंस को हैंडल करोगे तो हम समझते हैं कि रेजोनेंस से कोई भी क्वेश्चन तुमको दिक्कत नहीं करेगा। जैसे हम करें कि अगर रेजोनेंस करना है तो केवल उसका एक ही कंडीशन है कि व्हेन एनी चार्ज लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव और मे बी लोन पेयर, फ्री रेडिकल। देखो, व्हेन एनी चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव और मे बी लोन पेयर, फ्री रेडिकल, कुछ भी हो, प्रेजेंट एट अलाइल पोजीशन, then it will be participate in रेजोनेंस। और हम क्या लिखे हैं? हम लिखे हैं कि जब कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, अगर वो कोई भी चार्ज या लोन पेयर, फ्री रेडिकल अलाइल पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, कौन से पोजीशन पे? अलाइल पोजीशन पे, तब ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें? रेजोनेंस में। कहोगे सर एग्जांपल बताइए। देखो एग्जाम्पल, मान लो हम कहें कि ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट? तो
तो जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसको विनाइल पोजीशन कहते हैं। कौन सा पोजीशन? विनाइल पोजीशन। और विनाइल पोजीशन से अगर कोई कार्बन लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं अलाइल पोजीशन। इस दोनों कार्बन का नाम विनाइल, विनाइल से लगा कार्बन अलाइल। तो अगर रेजोनेंस करना है तो अलाइल पोजीशन का होना सबसे पहले जरूरी है। अब अलाइल पोजीशन पे क्या क्या हो सकता है? या तो प्लस होगा, या माइनस होगा, या फ्री रेडिकल होगा, लोन पेयर होगा। देखो ये लोन पेयर है, ये फ्री रेडिकल है, या पाई बॉन्ड होगा। इसमें से कुछ भी पोजीशन अगर यहां रहेगा तो वो रेजोनेंस करेगा, और अगर इसमें से कुछ भी इस जगह पे नहीं रहेगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा। यानी चाहे sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, सेम प्लेन में है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। पहला और मेन मतलब है कि वो इस पोजीशन पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं से एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो रेजोनेंस, मतलब इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। अब हमको ये नहीं मतलब है कि प्लस है कि माइनस है कि लोन पेयर है, क्योंकि हम सबको लेके चल रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि मान लो तुम्हारे सामने एक मॉलिक्यूल आ गया तो पहले ये डिसाइड करो कि ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं। अब करेगा तो कैसे करेगा, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। देखो ए ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस चार्ज। बी ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 और यहां दे दिया है माइनस चार्ज। ठीक है। सी ऑप्शन है, लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस चार्ज। और डी ऑप्शन है नन। बताओ इसमें रेजोनेंस कौन कर रहा है? अगर चेक करना हो तो किसको बोलेंगे? तो तुम देखो इस दोनों कार्बन का नाम है विनाइल, विनाइल से लगा कार्बन है अलाइल, यहां पे रेजोनेंस करेगा। बताओ इस दोनों कार्बन का नाम क्या होगा? विनाइल। तो अगर इस दोनों कार्बन का नाम विनाइल है तो विनाइल से लगा हुआ कार्बन क्या होगा? अलाइल। क्या यहां पे कोई चार्ज है? मतलब ये रेजोनेंस नहीं करेगा। यहां आ जाओ, इन दोनों का नाम क्या है? विनाइल। ये चार्ज देखो विनाइल पर ही है, क्या ये रेजोनेंस करेगा? नहीं। इन दोनों का नाम देखो, इसका नाम है विनाइल और विनाइल से लगा हुआ अलाइल, इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस होगा। क्लियर हो गया? तो बताओ रेजोनेंस कब होगा, ये बात समझ में आ गया कि नहीं? जैसे और एक क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। सेम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो रेजोनेंस। ये लाइन खींच दी है, इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो रेजोनेंस। अब बताओ पहला ऑप्शन तुमको बताना है ये रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं। दूसरा, तीसरा, और चौथा ऑल। अब देखो जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये एकेडमिक लेवल का कोई बच्चा बना लेता। इसी पे हम थोड़ा सा टफ कर दिए, यहां आ गए। मतलब बताओ इसमें कौन रेजोनेंस करेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन तुमसे जेई में पूछेगा। जेई जब भी बोले तो तुम नीट भी समझ जाओगे, क्योंकि बार बार लिखना होगा जेई और नीट, तो अच्छा है जेई एक साथ लिखे, नीट समझ जाओ। अब बताओ इस दोनों का नाम क्या है? तो विनाइल, विनाइल से लगा क्या होगा? अलाइल। लेकिन यहां पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो अगर चार्ज नहीं है तो हम कह देंगे कि ये रेजोनेंस नहीं करेगा, कोई बात नहीं।
इसमें बताओ ये दोनों का नाम क्या है? विनाइल। विनाइल से लगा अलाइल, मतलब हमको लगेगा कि ये रेजोनेंस कर रहा है। यहां देखो एक एटम है जिस पर प्लस चार्ज है, देखो यहां पे क्या है, इसके पास प्लस चार्ज है। यहां कोई विनाइल अलाइल नहीं है, क्योंकि विनाइल कब बोलते हैं? जब डबल बॉन्ड होता है। यहां तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा। यानी हमारे अनुसार इस तीनों में आंसर आना चाहिए सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इसका आंसर जब देखोगे तो आंसर हो जाएगा 4। आंसर क्या होगा? ऑल। अब कहोगे सर अभी तो आप पूरा डिफाइन किए हैं थोड़ी देर पहले कि रेजोनेंस करने के लिए अलाइन पोजीशन का होना जरूरी है। सही बात है, ये रेजोनेंस है। बाकी अगर रेजोनेटिंग की बात करें तो ये मेन रेजोनेंस है। बाकी ये सब ऐसा कंडीशन है पार्टिकुलर जिस समय ये दिखेगा नहीं कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें रेजोनेंस होता है। जिसमें इसमें रेजोनेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग ऑर्बिटल। डांसिंग ऑर्बिटल ये अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इस एटम पे प्लस चार्ज है और जस्ट बगल में देखो लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसको केमिकल बॉन्डिंग में नाम दिया गया है बैक बॉन्ड का। हालांकि इसको भी रेजोनेंस का पार्ट मानते हैं, इसको भी रेजोनेंस का पार्ट मानते हैं, लेकिन ये सब किसी पार्टिकुलर केस की बात है। तुमसे अगर पूछा जाए कि सर रेजोनेंस कैसे जानेंगे, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है रेजोनेंस का। मेरा बात समझ गए? तो अब कुछ टीचर क्या करेंगे, जानबूझ करके ये वाला और ये वाला दे करके तुमको कंफ्यूज कर देंगे। ये भी तो देखो रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तुम उस चक्कर में नहीं पड़ोगे। तुमको अगर कोई कहे कि रेजोनेंस क्या हो रहा है, सिंपल दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उससे लगा हुआ कार्बन हो, उस पर कोई चार्ज हो, रेजोनेंस करेगा। हालांकि इसका आंसर ऑल होगा, क्यों? अभी हम लोग और डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो चलो अब हम लोग दो बात सीखे। पहला बात सीखे कि जीओसी 1 में क्या सीखेंगे, तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी। कौन सिखाएगा? इफेक्ट सिखाएगा। इफेक्ट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, परमानेंट, टेम्पोररी। परमानेंट इफेक्ट कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो पार्टिकुलर केस में लगते हैं। परमानेंट में रेजोनेंस, हाइपर कंजम्पशन, इंडक्टिव। अब हम लोग रेजोनेंस का पूरा डेफिनेशन, कंडीशन सब पढ़ लिए। हालांकि इसका एक एक्सेप्शनल भी पढ़ लिए ये, लेकिन इस पर हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तुमको अभी कभी भी रेजोनेंस की बात करना हो तो केवल इस तरह के ऑप्शन पर कंसंट्रेट करोगे। चलो अब उसके बाद आ जाओ। अब हम लोग चलते हैं एक नया क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यही क्वेश्चन है कि रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा, इससे क्या हम लोग आगे रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस कराना हो, कभी भी बहुत सिंपल और आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला काम करेंगे, खोजेंगे अलाइल पोजीशन को। देखो यही अलाइल पोजीशन है। इन दोनों कार्बन का नाम क्या है? विनाइल। विनाइल से कार्बन लगा हुआ अलाइल, अलाइल पर चार्ज है, मतलब ये जान गए कि ये रेजोनेंस करेगा। कैसे करेगा अब ये बात डिस्कस करते हैं। पहले एक बात बताओ, इस कार्बन का स्ट्रक्चर देखो, कार्बन है, इससे दो हाइड्रोजन लगाए हैं, डबल बॉन्ड, फिर एक हाइड्रोजन, यहां कार्बन और इससे दो हाइड्रोजन और इस पर प्लस चार्ज, ऐसे लगा हुआ है। अब बताओ इस दोनों कार्बन का नाम क्या होगा? विनाइल। विनाइल से लगा अलाइल, मतलब ये रेजोनेंस करेगा। अब कैसे करेगा ये समझो। पहले एक बात बताओ, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो तो, देखो ये बॉन्ड के कारण दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है? अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। और इसके जस्ट बगल में एक कार्बन है जिसके पास पाई बॉन्ड है। देखो दो बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा और इस बॉन्ड को बोलेंगे पाई। तो ये कार्बन क्या करेगा?
अपने इस पाई बॉन्ड को उठा करके यहां रखेगा। तुमको एरो भी ऐसे ही बनाना है। इस पाई बॉन्ड को उठा क्या करेगा, यहां रखेगा। जैसे ही रखेगा बताओ कितने नंबर कार्बन का लॉस हो जाएगा, तो 3 नंबर कार्बन का। क्यों, जरा समझो। जो बॉन्ड था 1 और 2 के बीच में, इस बॉन्ड को उठा के तुम 2 और 1 के बीच में शिफ्ट कर दिए, तो 3 नंबर वाला जो कार्बन था उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। लॉस होने से इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसी चीज को 2 डायमेंशन में कैसे दिखाता है, देखो ये वाला पाई बॉन्ड है, इसको उठा के हम यहां रख दिए, 1 2 3। बताओ नुकसान किसका हो गया, 3 नंबर का। तो अब कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर लिख देंगे प्लस चार्ज। हो गया इसका रेजोनेंस। अब यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर 3 डायमेंशन में सिखाना हो, कैसे सिखाएंगे, देखो 3D स्ट्रक्चर। 3D में कैसे रेजोनेंस करेगा, तो पहले कार्बन बना लेंगे, 2 हाइड्रोजन बना लेंगे, फिर यहां पे कार्बन लिख लेंगे ऐसे। यहां पे 2 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा इसको, और एक ये वाला बॉन्ड का नाम है पाई। देखो ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। यहां पे हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, और एक यहां पे लोब है जिस लोब पर चार्ज है पॉजिटिव। अब तुम खुद सोचो, यहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, ऐसे ऐसे खींचने लगेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, बताइए किनारे वाला लोब खाली होने लगेगा। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, देखो बनेगा 3 कार्बन और यहां का एक लोब, एक यहां का लोब, इन दोनों में अब इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला खाली हो जाएगा जिस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस। बाकी के यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां कार्बन कुछ नहीं, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे एक कार्बन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहां पे है, बोला एक हाइड्रोजन यहां पे हम बना दिए, यहां भी वो हाइड्रोजन हम ऐसे बना दिए। तो तुम खुद देखो, जो चार्ज यहां पे था वो चार्ज शिफ्ट होकर के यहां चला आया, यहां आ गया। यानी इसी चीज को 2 डायमेंशन में देखो, जो चार्ज यहां था वो यहां चला आया इस वाले एटम पर। ये इसका 3D डायग्राम है। क्लियर। अगर तुम इसको सीख गए तो इसी पे हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ। एकदम आसान क्वेश्चन, क्योंकि तुम इस तरह का क्वेश्चन अभी किए हो 1 2 3 4 5। अब क्या करो, तुम इसको वीडियो पॉज करके और इसको सॉल्व कर दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। नहीं बनता है फिर हम अभी बता रहे हैं, देख लेना। तो तुम वीडियो होल्ड करो, इसको चेक करो। अब हम लोग इसका रेजोनेटिंग बनाने जा रहे हैं। बताओ इस दोनों का नाम क्या है, तो विनाइल, और विनाइल से लगा हुआ अलाइल, मतलब रेजोनेंस करेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ चार्ज कितने नंबर पर आ गया, 3 नंबर पर। अब फिर सोचो, इन दोनों कार्बन का नाम क्या है, विनाइल, विनाइल से लगा अलाइल, फिर ये रेजोनेंस करेगा। कैसे करेगा, तो बताओ इस बॉन्ड को उठा के अब यहां रख देंगे, तो जैसे ही रखेंगे तो यहां चार्ज आ जाएगा CH2 पे प्लस, CH डबल बॉन्ड CH, CH CH2। बताओ तुम खुद सोचो, जो चार्ज यहां था 1 2 3 4 5, वो 3 नंबर पे आ गया। कुछ बच्चा बोलता है कि सर जब ये चार्ज यहां आया है तो इस दोनों कार्बन का नाम विनाइल से लगा अलाइल, इधर ये रेजोनेंस कर रहा है। वैसे इधर भी तो कर सकता है, इस दोनों का नाम विनाइल से लगा अलाइल। लेकिन एक बात तुमको हम बताएं कि अगर इस दोनों कार्बन का नाम विनाइल है और इससे लगा ये अलाइल है,
तो जब तक ये चार्ज आगे की तरफ बढ़ सकता है, कोशिश करो कि इसको आगे बढ़ाते चले, कोशिश करो कि आगे बढ़ाते चले। जब आगे नहीं जाएगा, अब इसके आगे कहां जाएगा बताओ? तो जब नहीं जाएगा तो पीछे ले लो, वापस ले लो। अब वापस लेंगे कैसे? तो देखो ये वाला बॉन्ड अब यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH पे प्लस चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2। फिर बताओ इस दोनों का नाम विनाइल हो जाएगा, उससे लगा हुआ कार्बन अलाइल हो जाएगा। तो बताओ ये बॉन्ड फिर यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH और CH2 और इस पे प्लस चार्ज। बताओ जहां से चार्ज चला है, ध्यान से देखो ये वहीं पे वापस आ गया कि नहीं, इसको बोलते हैं कंप्लीट रेजोनेंस। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट। अच्छा ये सब एरो तुमको बनाते चलना है, अगर ये एरो नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। अब ये कंप्लीट रेजोनेंस को अगर तुम एक स्ट्रक्चर में दिखाना चाहोगे तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। इसका नाम क्या हो जाएगा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कहोगे सर हाइब्रिड कैसे दिखेगा? तो जितना कार्बन है पहले तुम सारा कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना लिए। अब यहां से यहां तक ऐसे डैश बना लो। डैश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चार्ज देखो यहां से यहां से यहां ऐसे अभी जब माइग्रेट करेगा तो ये हर जगह पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो जब हर जगह पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर जगह पार्शियली चार्ज आएगा। जैसे यहां पे अब पार्शियली चार्ज आएगा, देखो ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है फुल चार्ज, अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है पार्शियली चार्ज। पार्शियली चार्ज, अब ये क्या है? पार्शियली है। इसके बाद कहां पे चार्ज आया था? 3 नंबर पे, तो 3 पे पार्शियली चार्ज। उसके बाद 5 नंबर पे, 5 पे पार्शियली चार्ज। पहले बोलो इतना बात सबको क्लियर हो गया? तो तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे यहां से। ये इसका 3D डायग्राम है, इसको खाली समझना है। फिर ये क्वेश्चन करके देखोगे, जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तब फिर सेकंड क्वेश्चन में बढ़ोगे। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2, इसका रेजोनेंस बनाओ। अब तुम वीडियो पॉज करके और इन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, सबका। केवल तुमको इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। वीडियो पॉज कर लो और इन सब का रेजोनेंस बना लो। ये लो 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों का रेजोनेंस बनाओ। वीडियो पॉज करो, पांचों का रेजोनेंस बनाओ, फिर हम बताएंगे। चलो अब आगे बढ़ जाओ। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका रेजोनेंस। अब हम बिना समझाए फटाफट बनाएंगे, तुम केवल मिलाना कि सही बनाओ कि गलत। इसको क्या करेंगे? इन दोनों का नाम विनाइल, विनाइल से लगा अलाइल, ये पाई बॉन्ड यहां चला आएगा। जैसे यहां आ जाएगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा, यानी 3 नंबर पे। फिर 1 2 3 इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे तो 2 नंबर पे चार्ज आ जाएगा और तुम्हारा पाई बॉन्ड यहां हो जाएगा। फिर इसको उठा के वहीं रख देंगे तो जहां से चार्ज चला है वापस वहीं आ जाएगा। हो गया कंप्लीट रेजोनेंस। कई बच्चा हमसे बोलता है सर आप इसको इधर से क्यों घुमाएं? इधर से नहीं घुमा सकते? घुमा सकते हो, लेकिन जब एक बार इस डायरेक्शन में चल दिए और अगर इस डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है तो उससे क्या होगा? एक डायरेक्शन में करोगे तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिनने में तुमको दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर हो गया? हाँ, इस एरो पर भी बात करेंगे। अभी जैसे किताब में देखोगे तो दोनों साइड ऐसे एरो बना रहता है, तो दोनों साइड एरो का क्या मतलब है, एक साइड एरो का क्या मतलब है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाओगे? तो 3 कार्बन ले लो, ऐसे गोल घुमा लो क्योंकि सब जगह पाई बॉन्ड घूम रहा है। और कहां कहां गया? 3 जगह गया, तो तीनों जगह प्लस बना लो। कौन घूम रहा था? पॉजिटिव चार्ज। हो गया रेजोनेंस। तो इस तरीके से तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर सीख सकते हो। जैसे इसका रेजोनेंस देखो, अब बताओ इस दोनों कार्बन का नाम विनाइल से लगा एलाइल, क्या करोगे? इस वाले पाई बॉन्ड को उठा के यहां लिख दोगे, ये आ गया यहां, यहां आ गया चार्ज। उसी तरह से फिर वापस इसको यहां रख सकते हो,
अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां से यहां ऐसे बन जाएगा। कौन घूम रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इस बार ये आधा ही रिंग पे घूमेगा तो आधा प्लस। स्टूडेंट बोलता है कि सर पूरे पे क्यों नहीं? अरे इन दोनों का नाम विनाइल है, इससे लगा देखो ये अलाइल है तो यही घूमेगा ना, इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि पोजीशन अलाइल है लेकिन यहां कोई चार्ज नहीं है, तो जब कोई चार्ज नहीं है तो इधर नहीं घूमेगा। चलो अब इसमें देखो, इस दोनों कार्बन का नाम विनाइल, विनाइल से लगा अलाइल, रेजोनेंस करेगा। इन दोनों का नाम देखो विनाइल, विनाइल से लगा अलाइल, बताओ इधर से रेजोनेंस करेगा। अब हम क्या करेंगे, कोई एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे। जैसे मान लो हम इधर से पकड़ लिए, तो इधर से पकड़ लिए तो रेजोनेंस होगा। कैसे? अब तुम देखते चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला पाई 1 उठा के यहां रखेंगे, यहां लॉस हो जाएगा, लॉस होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर उसी तरह से इस पाई 1 को उठा के यहां लिख देंगे। जैसे ही लिखेंगे तुम खुद बताओ, यहां पे बॉन्ड, यहां पे चार्ज। फिर जब देखोगे इस पाई 1 को उठा के यहां रखेंगे तो क्या हो गया, यहां पे ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और यहां पे बॉन्ड। फिर अब इस बॉन्ड को उठा के देखो, एक डायरेक्शन हम पकड़ लिए, अब उसी डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि चार्ज का है, ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा। अब फिर देखो ये यहां आ जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला चार्ज यहां पे, और यहां पे कौन सा चार्ज? प्लस। फिर इसको उठा के यहां रख दोगे तो बताओ ये चार्ज कहां आ जाएगा? जहां पे चला था वहीं आ जाएगा। देखो कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहां पे ऐसे गोल, सब जगह पार्शियली प्लस, कौन घूम रहा है? प्लस चार्ज घूम रहा है, बन गया पूरा रेजोनेंस। अच्छा तुमको एक स्ट्रक्चर दिखा दें, ये 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर था और ये 5 का है। 6 वाला यहां जगह नहीं है, तुम इसको चेक कर लेना। 6 वाला रेजोनेंस अगले पेज पे बना रहे हैं। 6 वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इस दोनों कार्बन का नाम विनाइल है, विनाइल से लगा अलाइल, रेजोनेंस करेगा तो विनाइल यहां चला गया, यहां पे तुम लिखोगे बॉन्ड, यहां प्लस चार्ज। फिर इसको यहां लिखोगे तो देखो यहां पे बॉन्ड, यहां प्लस चार्ज। फिर यहां लिखोगे यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां बॉन्ड। फिर यहां लिखोगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक साथ बन जाएगा ऐसे, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, कौन घूम रहा था? पॉजिटिव चार्ज। देख लो, इसको कहा जाता है कैनोनिकल फॉर्म और इसको बोला जाता है हाइब्रिड फॉर्म। कुछ क्वेश्चन अगर कहोगे तो हम दे देंगे तुमको होमवर्क के लिए कि तुम अपने से प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो उसका का रेजोनेंस तुम चाहो तो हमसे डिस्क्रिप्शन में पूछ लो सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं तुमको खुद से सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन खुद से बनाने के लिए देंगे उसका नाम क्या होगा? एसवी वर्क। क्या नाम होगा? एसवी वर्क। अब एसवी वर्क पे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, बनाओ। ये लो, यहां पे चार्ज, यहां पे चार्ज, तीन, यहां पे देखो चार्ज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 2 3 चार्ज, ये 4 टोटल क्वेश्चन है, 3 2 1। अब इस तरीके से तुम एक बात सीख गए कि पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस कैसे होगा। फाइंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
अब यहां देखो रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पूरी तरह से हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इस पे एग्जांपल करा दिए, ये देखो और एग्जांपल करा लिए, उसके बाद तुम लोगों को ये क्वेश्चन दे दिए, ये वाला ये क्वेश्चन कर लोगे। अब हम लोग सीखते हैं रेजोनेंस ऑफ निगेटिव चार्ज। लिखेंगे रेजोनेंस ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कैसे रेजोनेंस करता है? देखो अभी तो हम लोगों को पहले ये देखना होगा कि कौन कौन एटम कौन कौन मॉलिक्यूल्स या आयन किस तरीके से रेजोनेंस करता है, फिर उन सबको एक्युमुलेट करके बताएंगे कि रेजोनेंस अगर हम जानते हैं तो उसका किस तरीके से यूज करके मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बता पाएंगे, जिसमें अभी हम तुम लोगों को दिखाए कि रेजोनेंस क्या होता है और प्लस चार्ज किस तरीके से रेजोनेंस करता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी कि लेक्चर नंबर 2, उसमें हम सिखाएंगे निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस और लोन पेयर का रेजोनेंस। ये दोनों रेजोनेंस हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें तुमको बताएंगे निगेटिव चार्ज लोन पेयर का रेजोनेंस, उसके बाद फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। इतना चीज समझ जाओगे, पूरा रेजोनेंस उठाएंगे और उससे रिलेटेड इफेक्ट पर क्वेश्चन शुरू करेंगे। सारे स्टूडेंट जब भी मेरा क्लास रहे प्रॉपर कॉपी लेके बैठो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, क्वेश्चन करो। तुमको जरा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे चाहो तो कमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन में आकर के, तुम चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो थैंक यू टू ऑल, तैयारी करते रहो।